Now, the last of the times we were discussing the provisions relating to trust. Trust मतलब भरोसा, और there is a person who is the author of the trust. ऑथर को बेनिफिट देना था बेनिफिशियरी को, और क्योंकि ऑथर को बेनिफिशियरी को बेनिफिट देना था, तो बेनिफिशियरी को बेनिफिट देने के लिए उसने ट्रस्टी पर भरोसा किया. So the concept of trust starts with a person who is the author of the trust. Author transfers the property to the trustee. Author transfers the property to the trustee, and this property is transferred for the benefit of the beneficiary. So this is how the concept of trust was there, what we initiated. And then we said trust can be a public trust where the beneficiary is public at large. Trust can be a private trust where the beneficiary are limited set of persons. A trust can be an oral trust जहाँ पर trust deed orally बनाई गई है, and a trust can be a written trust जहाँ पर trust deed writing में है. अब income tax में we have to understand further that a trust may be a religious trust or a charitable trust. A religious trust is a trust which is for religious purposes, that is for upliftment of spiritual knowledge of the people. आध्यात्मिक विकास लोगों का करने के लिए जो ट्रस्ट बना है वो रिलीजियस ट्रस्ट है. एंड अ ट्रस्ट में ऑल्सो बी अ चैरिटेबल ट्रस्ट, दैट इज अ ट्रस्ट विच इज फॉर charitable purposes. It is created for charitable purposes. Now, what is a charitable purpose is also something important. Charitable purpose is defined in the Act, and it includes relief of poor, education, yoga, medical relief, preservation of environment, preservation of monuments, and advancement of any other object of general public utility. कुल मिलाकर पब्लिक एट लार्ज के लिए कुछ भी करना चैरिटी है. और इनमें से जो पहली 5 कैटेगरी हैं वो अलग है. रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स. इन पांचों में पैसा लेकर भी चैरिटी करना चैरिटी है. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि आप पैसा नहीं ले सकते. पर जो लास्ट कैटेगरी है, एडवांसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, ये जो लास्ट कैटेगरी है, इस कैटेगरी में प्रिंसिपल ये है कि अगर आप पैसा लेते हो तो एक लिमिट में ही पैसा ले सकते हो. और वो लिमिट मैंने आपको बताई थी कि आपकी जो टोटल रिसिट्स होती है, अगर वो से 10,000 है तो 10,000 में से मैक्सिमम जो आपकी ट्रेडिंग रिसिट्स हो सकती है, जो बिजनेस एक्टिविटी आप कर रहे हो उसकी जो रिसिट्स हो सकती है, दैट कैन बी अप टू 20% ऑफ द टोटल रिसिट्स. तो अभी जैसे थिंक ऑफ एन एग्जांपल कि कोई हॉस्पिटल्स में सस्ती दवाइयां देता है. हॉस्पिटल चलाना तो मेडिकल रिलीफ हो गया. हम कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में कोई सस्ती दवाइयां देता है, या हॉस्पिटल में कोई सस्ते में फूड देता है. उसका कहना है साहब अस्पताल में जो मरीज है उसके परिवार वालों को कन्वीनियंटली सस्ते में फूड नहीं मिल पाता है, तो हम लोग हॉस्पिटल में सस्ते में फूड प्रोवाइड करते हैं. तो अब क्या ये सस्ते में फूड प्रोवाइड करना चैरिटी है? तो उसका जवाब लॉ में ऐसे दिया है कि आपकी जो टोटल रिसिट्स होती हैं उसका 20% तक ही आपको सिर्फ आपकी बिजनेस रिसिट्स होती है. फूड बेचकर अगर आप जो पैसा कमाते हो, रेवेन्यू कमाते हो, दैट इज ओनली अप टू 20% ऑफ योर टोटल रिसिट्स. और बचा हुआ पैसा कहां से कमाते हो? बचा हुआ आपको शायद डोनेशन वगैरह से मिलता है. तो अगर ऐसा है कि मैक्सिमम 20% ही आपकी रिसिट्स बिजनेस रिसिट्स हैं, तो फिर यू आर कवर्ड इन द कैटेगरी ऑफ एडवांसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी. दैट इज व्हाट वी सेड. और फिर मैंने कहा था कि देखो, एक मिसकंसेप्शन ये हो जाता है कि एजुकेशन वगैरह जैसे है या मेडिकल रिलीफ है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, अभी
मिसकंसेप्शन ये हो जाता है कि सस्ते में देना या फ्री में देना चैरिटी होता है, पर इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है कि आप सस्ते में दोगे तो आप चैरिटी कर रहे हो, ऐसा नहीं है, या फ्री में करना ही चैरिटी, ऐसा नहीं है। हमारा कंसेप्ट ये है कि आप कितना भी पैसा चार्ज कर रहे हो, अल्टीमेटली द क्वेश्चन इज जो पैसा आप कमा रहे हो, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट मनी। जो पैसा आप कमा रहे हो, अगर आप उसको फिलेंथ्रोपिक पर्पसेस के लिए, अपने ऑब्जेक्ट के लिए खर्च करोगे, तो वो चैरिटी है। दैट इज व्हाट वी सेड। दो सिचुएशन मैंने बताई थी कि एक स्कूल है और वो स्कूल में जो प्रॉफिट कमाते हैं वो सेठ जी घर ले जाते हैं या घर ले जा सकते हैं, तो वो कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है। और एक दूसरा सिचुएशन है जहां पर जो प्रॉफिट कमाया जाता है उसे सेठ जी घर नहीं ले जा सकते और उस प्रॉफिट को सिर्फ और सिर्फ वो अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन है कि जो प्रॉफिट आपने कमाया आप उसे सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं, देन इट इज अ प्योर सिचुएशन ऑफ चैरिटी। दैट इज व्हाट एक्चुअली वी सेड इन द अर्लियर डिस्कशन। तो अब ये बात एकदम क्लियर मेरी तरफ से हो गई थी पिछली बार ही, व्हाट इज रिलीजियस एंड व्हाट इज चैरिटेबल ट्रस्ट। अब सबसे बड़ा सवाल आता है इनकम टैक्स का, और यहां से अब अपना डिस्कशन इनकम टैक्स एंगल से चालू होता है। कल तक की जो बातें थी वो ट्रस्ट के बारे में थी। व्हाट इज अ ट्रस्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट, रिटर्न ट्रस्ट, ओरल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट, ये सब बातें कल तक की बातें थी। ट्रस्ट क्या होता है? अब जो मैं आपको बताऊंगा वो है इनकम टैक्स में क्या, इनकम टैक्स में चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट को क्या एग्जम्पशन मिलेगा, दैट इज द क्वेश्चन। और उसका आंसर प्लेन यस और नो में नहीं है, दैट आंसर हैज अ लॉट ऑफ डिस्कशन। तभी अपने को ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, तो कैसे बनेंगे वो सबके लिए थ्योरी, उसका बैकग्राउंड अपने को पढ़ना है। तो इनकम टैक्स में सबसे पहली बात उन्होंने कही कि चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट को एग्जम्पशन मिलेगा, पर दो सवाल है, व्हेन, एग्जम्पशन कब मिलेगा, और मिलेगा तो फिर दूसरा सवाल है हाउ। मैंने आपको कहा कि लॉ में एक्चुअली कभी भी आप कुछ भी पढ़ो दो ही सवाल होते, कोई भी लॉ पढ़ लो, व्हेन दिस प्रोविजन विल अप्लाई एंड हाउ थिंग्स विल हैपन इफ दिस प्रोविजन विल अप्लाई, व्हाट विल हैपन इफ दिस प्रोविजन विल अप्लाई। सो देयर आर ओनली टू क्वेश्चंस एनीवेयर इन एनी सब्जेक्ट ऑफ लॉ। तो अब अपना यह क्वेश्चन है कि व्हेन यू विल गेट द एग्जम्पशन, अगर आप चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो तो क्या आपको एग्जम्पशन मिलेगा, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर है अगर ये पांचों कंडीशंस फुलफिल होती है तो एग्जम्पशन मिलेगा। अब ये पांचों कंडीशन क्या है उसको अपन पढ़ लेते हैं। मैंने कल कहा था कि वैसे तो इसके ऊपर किताब लिखी जाती है 1,500-2,000 पेजेस की, उतना लेवल पे अपने को जाना नहीं, अपनी तो टोटल बुक ही 200 पेज की भी नहीं है, तो अपन 2000 पेज की सिर्फ इस टॉपिक पे किताब पढ़े, दैट इज ऑब्वियसली नॉट फॉर अस। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, 5 कंडीशंस अगर फुलफिल करोगे तो आप एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल होगे। पहली कंडीशन है दैट देयर शुड बी अ ट्रस्ट और अदर लीगल ऑब्लिगेशन। ट्रस्ट का कंसेप्ट कल मैंने आपको बताया कि जहां पर 3 पार्टीज हैं, ऑथर, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी। ये ट्रस्ट का कंसेप्ट मैंने आपको कल बताया। अब हम ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट तब बनेगा जब कोई ट्रस्ट बनाओ या कोई सेक्शन 8 कंपनी बनाओ या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ या कोई क्लब बनाओ। वी आर नॉट सेइंग कि वो ट्रस्ट इंडियन ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। वी आर सेइंग कि आप एक अलग इंस्टीट्यूशन बना लो। वो इंस्टीट्यूशन सेक्शन 8 कंपनी हो सकता है, वो इंस्टीट्यूशन कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यू हैव टू फॉर्म अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन, राइट? दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। मैं इंडिविजुअल खुद अपनी इनकम में से चैरिटी करता हूं तो मेरे को एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, मुझे एक इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा। ये पहली कंडीशन है, दैट इज द बेसिक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, कि देयर इज सम इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट और अ सिमिलर ऑब्लिगेशन। दूसरी कंडीशन है कि ये ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट होना चाहिए, मतलब यहां पर बेनिफिशियरी लिमिटेड लोग होना चाहिए या पब्लिक एट लार्ज होना चाहिए? पब्लिक एट लार्ज होना चाहिए।
So that is the second condition, that the beneficiaries are public at large. Third condition is the trust deed should be in writing. It should be a written trust. That is the third condition. The trust should be a written trust. लिखा है ऐसा. और यहां पर एक और चीज लिखी है, इट इंक्लूड्स अ डीम्ड रिटर्न ट्रस्ट. अब ये डीम्ड रिटर्न ट्रस्ट क्या होता है ये नहीं पता अपने को, पर उनका कहना है कि ये डीम्ड रिटर्न है तो भी चलेगा. एक्चुअली कंसेप्ट कुछ ऐसा है, कभी आप पढ़ोगे सीए फाइनल में, कि आपने ओरिजिनली तो ट्रस्ट को ओरली बनाया था, पर उसको विद इन अ गिवन टाइम लिमिट, जो भी प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट है, उसमें आपने उसको राइटिंग में रिप्रोड्यूस कर दिया. जैसे अभी मैं कहूं कि मैंने आज इस मंच से घोषणा कर दी, ऐसा कई लोग करते हैं कि कोई अपन प्रोग्राम में गए, समाज के प्रोग्राम में गए, और उनने कह दिया इस मंच से मैं घोषणा करता हूं 5 एकड़ जमीन मेरी तरफ से इस चैरिटेबल पर्पस के लिए, ऐसा उनने घोषणा कर दी. अब वो दैट इज एन ओरल ट्रस्ट. ओरली उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी 5 एकड़ दे दी फॉर दी ऑब्जेक्ट्स, राइट. ये ओरल ट्रस्ट है, पर उसको उन्होंने विद इन से 90 डेज उसको राइटिंग में रिप्रोड्यूस कर दिया, तो अब उसे मान लिया जाएगा कि इट इज अ डीम्ड रिटर्न ट्रस्ट. ऐसा कंसेप्ट होता है वो. तो एक टाइम फ्रेम है, उसमें अगर आप उसको लिख लेते हो तो इट इज डीम्ड टू बी अ रिटर्न ट्रस्ट. तो उनका कहना है रिटर्न ट्रस्ट होना चाहिए. दैट इज द थर्ड कंडीशन. फोर्थ कंडीशन इज आप भले ही ट्रस्ट बना लो, उसको ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर करा लो, या सोसाइटी बना लो, उसको सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर करा लो, आपको इनकम टैक्स में अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. थिंक अबाउट इट. मैंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और उसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर करा लिया, उससे इनकम टैक्स में एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. अब मुझको अगर इनकम टैक्स में एग्जम्पशन चाहिए तो इनकम टैक्स में अलग से एक रजिस्ट्रेशन होगा, और वो रजिस्ट्रेशन करेंगे इनकम टैक्स के कमिश्नर, जिसको हम कहते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, शॉर्ट में CIT, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. तो हमको इनकम टैक्स में अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. सेक्शन 8 कंपनी बना लेने से एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. यू हैव टू गेट अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन विद द इनकम टैक्स कमिश्नर. ठीक है, दैट इज द फोर्थ कंडीशन. वो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसकी पूरी प्रोसीजर है, वो अपने को इंटर में नहीं है ना. मैंने कहा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ट्रस्ट का, बट आवर सब्जेक्ट इज वेरी लिमिटेड एट दी CA इंटर लेवल. पांचवी और आखिरी कंडीशन है दैट द ट्रस्ट इज होली रिलीजियस, होली चैरिटेबल. तो ऐसा नहीं चलेगा कि आपका ट्रस्ट पार्टली चैरिटेबल पार्टली बिजनेस हो. ऐसा नहीं चलेगा कि हमने एक धर्मशाला खोल ली और ये कह दिया कि इसके प्रॉफिट का 60% सेठ जी घर ले जाएंगे और 40% से चैरिटी होगी. दिस इज नॉट परमिसिबल. पार्टली चैरिटेबल पार्टली बिजनेस ट्रस्ट इज नॉट एलिजिबल, या पार्टली रिलीजियस पार्टली बिजनेस ट्रस्ट इज नॉट एलिजिबल. तो ऐसा नहीं चलेगा कि हमने एक मंदिर खोल लिया और कह दिया कि साहब इसका जो भी इनकम होती है उसमें से 30% पुजारी जी को अपन प्रॉफिट दे देंगे, वो घर ले जाएंगे, और बचा हुआ 70% से अपन स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करेंगे. दैट इज नॉट परमिसिबल. इफ यू टॉक ऑफ चैरिटी, इट शुड बी 100% चैरिटेबल, और इफ यू टॉक ऑफ रिलीजन, इट शुड बी 100% रिलीजियस ट्रस्ट. पार्टली चैरिटेबल पार्टली रिलीजियस ट्रस्ट नहीं चलेगा. इट शुड बी होली ईदर चैरिटेबल और ईदर रिलीजियस. तो व्हाट इज चैरिटेबल एंड व्हाट इज रिलीजियस वो अपन पढ़ चुके. रिलीजियस वो है जो रिलीजियस स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए है. चैरिटेबल वो है जो पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट के लिए, रिलीफ ऑफ पुअर, योगा, मेडिकल रिलीफ, एजुकेशन एक्सेट्रा, एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी. अगर टोटल रिसिट्स के 20% तक ही आपको बिजनेस रिसिट्स होती है, तो वो जो अपन पढ़ चुके. तो आपका ट्रस्ट इनमें से कुछ होना चाहिए. अगर ये पांचों कंडीशन फुलफिल कर दोगे, तब आप इनकम टैक्स में एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल हो. एग्जम्प्ट नहीं हो. एग्जम्पशन तो कैसे मिलेगा वो एक अलग सब्जेक्ट मैटर है. एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल आप कब होगे, जब आप ये पांचों कंडीशन फुलफिल कर दोगे. कंडीशन नंबर 1, देयर इज अ ट्रस्ट और सिमिलर अदर ऑब्लिगेशन. कंडीशन नंबर 2, दैट इट इज अ पब्लिक ट्रस्ट. कंडीशन नंबर 3, इट इज दैट इट इज अ रिटर्न ट्रस्ट.
Condition number 4 is that it is registered under income tax. Condition number 5 is your trust is a wholly charitable, wholly religious trust. Before I proceed further, one of the question which you may have is कि सर एग्जाम में हमको क्या ये पांचों कंडीशन देखनी पड़ेगी? तो देखो मैं आपको ये बता देता हूं प्रैक्टिकली और एग्जाम के लिए कि जब इनकम टैक्स में कमिश्नर अपने ट्रस्ट को रजिस्टर करते हैं तो वो ये चेक कर लेते हैं कि बची हुई 4 कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो कि नहीं, राइट? वो आपको इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन ही कब देंगे? जब बेसिकली यू आर अ ट्रस्ट, यू आर अ रिटर्न ट्रस्ट, यू आर अ पब्लिक ट्रस्ट, ईदर चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट. तो अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करोगे तभी जाकर आपको इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. तो फॉर एग्जाम पर्पसेस यू शुड सर्च, क्वेश्चन में आपको ये देखना चाहिए कि क्या हमारा इंस्टीट्यूशन इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है. अगर है तो हम ये कहेंगे कि ऑब्वियसली वो एलिजिबल है. प्रैक्टिकली आपको ये सेक्शन नंबर याद रखने पड़ेंगे. एग्जाम में ऐसा लिखा आएगा कि दैट देयर इज अ हैप्पी होम चैरिटेबल ट्रस्ट which is registered under section 12A of the income tax act. So the moment you see it you will understand कि अच्छा अपना क्वेश्चन चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट वाला है. तो ये सेक्शन नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे विल कोट इट दिस वे that there is a trust which is registered or there is a society which is registered under 12AB of the income tax act. तो likewise तो अपने को इसलिए इसका तैयार रखना है कि अपना इंस्टीट्यूशन इन सेक्शन में राइट रजिस्टर्ड है. तो अब अगर अपना इंस्टीट्यूशन इन सेक्शंस में रजिस्टर्ड है तो वो एलिजिबल है. अब अगर वो एलिजिबल है तो क्या उसको एग्जम्पशन मिलेगा? दैट इज द क्वेश्चन एंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन लाइज इज चैरिटी इज नॉट अबाउट अर्निंग इनकम. चैरिटी इज अबाउट यूजिंग दैट इनकम, एप्लीकेशन ऑफ दैट इनकम फॉर गुड पर्पसेस. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ चैरिटी. पैसा कमाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो आप कमा रहे हो उसको कहां खर्च कर रहे हो, उसका एप्लीकेशन कहां कर रहे हो, ये चैरिटी का फिलॉसफी है. और एप्लीकेशन ऑफ इनकम शब्द क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं तो आप उसको अकाउंटिंग एंगल से सोचो. अकाउंटिंग एंगल से व्हाट इज द थिंग विच शुड हैपन. आपका एक स्कूल है, ये स्कूल में आपको रेवेन्यू आता है जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर देते हो. इस रेवेन्यू में से खर्चे होते हैं, बच्चों से जो भी फीस लिया आपने, ट्यूशन फीस, स्पोर्ट्स फीस वगैरह, वो रेवेन्यू हो गया. इसमें से आपके खर्चे हो गए. तो स्कूल के क्या खर्चे होते होंगे? स्टाफ को सैलरी, असेट्स पे डिप्रिसिएशन, ऑफिस एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, बस एक्सपेंसेस, अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस लाइक दैट. ये एक्सपेंसेस करके आपका आ गया नेट इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जो अपन अकाउंट्स की भाषा में कहते हैं. अब ये जो आपकी नेट इनकम आई, ये आपका प्रॉफिट है. अगर ये पूरा चैप्टर नहीं होता चैरिटी का, ये जो अपन पढ़ रहे हैं, तो आपको इस इनकम पे टैक्स लगता, विच इज नेट इनकम, प्रॉफिट पे टैक्स लगता. पर अब ये जो प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट, हम ये कह रहे हैं कि ये कमाने में कोई हर्ज नहीं है. द बिगर क्वेश्चन इज कि ये प्रॉफिट जो आपने कमाया, आप उसका क्या करते हो. अगर आप इस प्रॉफिट को अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए खर्च कर देते हो तो आप इस प्रॉफिट को ले जाओ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, है ना, P&L एप्लीकेशन अकाउंट में. और अब आप इस प्रॉफिट का करते क्या? अगर आप इस प्रॉफिट को घर ले जा सकते हो, डिविडेंड बांट सकते हो, तो यू आर नॉट डूइंग चैरिटी. पर अगर आप इस प्रॉफिट को अपने ऑब्जेक्ट में खर्च कर देते हो, देन यू आर डूइंग चैरिटी. तो आवर कंसेप्ट ऑफ चैरिटी इन इनकम टैक्स इज अबाउट P&L एप्लीकेशन. अगर आपने जो प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को अगर आपने अप्लाई कर दिया फॉर योर ऑब्जेक्ट्स, तो यू आर डूइंग चैरिटी और हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे. वैसे तो P&L एप्लीकेशन में जो खर्चे डेबिट होते हैं वो माइनस नहीं होने चाहिए. अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ इनकम वर्सेस
डाइवर्जन ऑफ इनकम, ऐसा कुछ कंसेप्ट पढ़ा था, एप्लीकेशन वर्सेस डाइवर्जन। तो प्रॉफिट में तो वही माइनस होता है जो डाइवर्जन ऑफ इनकम है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम माइनस नहीं होता है। बट इन दिस चैप्टर, इन दिस चैरिटी कंसेप्ट, व्हाट आई एम सेइंग इज हम आपको एप्लीकेशन ऑफ इनकम का भी डिडक्शन दे रहे हैं, क्योंकि तभी तो वो चैरिटी है जब आप उस पैसे को अप्लाई कर रहे हो। तो यही यहां पर कुल मिलाकर प्रिंसिपल है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपको एप्लीकेशन ऑफ इनकम का भी डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर एप्लीकेशन के बाद भी कुछ प्रॉफिट बच जाता है तो फिर उस पर टैक्स लगेगा। आपका 100 रुपए का प्रॉफिट आया और उसमें से आपने मान लो 40 रुपए ही खर्च किए अपने ऑब्जेक्ट के लिए, तो 60 रुपए का प्रॉफिट बच गया। अब ये जो प्रॉफिट है इसके ऊपर आपको टैक्स लगना चाहिए। जस्ट एक एग्जाम्पल, क्योंकि आपकी इनकम तो 100 रुपए पर उसमें से आप खर्च ही नहीं कर रहे हो अपने ऑब्जेक्ट के लिए, तो फिर काहे की चैरिटी? या जितना खर्च कर रहे हो उतनी चैरिटी, बचे हुए प्रॉफिट पे टैक्स लगना चाहिए। ऐसी उनकी फिलॉसॉफी है लॉ लिखते समय। बाकी बातें और है इसको बहुत सारी, बाकी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस इज लाइक दैट। अब बिफोर आई प्रोसीड इनटू दिस डिस्कशन, ये पूरा डिस्कशन की इनका कैलकुलेशन कैसे होगा, वंस माय ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स, कैलकुलेशन कैसे होगा ये मैं आपको बताऊं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक ट्रस्ट की इनकम दो प्रकार की होती है। बेसिकली ट्रस्ट की इनकम को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट और दूसरा है कॉर्पस डोनेशन। इनकम टैक्स में हमने उसको ऐसे डिवाइड किया है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट चार प्रकार की होती है: वॉलेंट्री डोनेशन, डोनेशन इन काइंड, कैपिटल गेन्स एंड एनी अदर इनकम विच इज इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट। ऐसी भाषा वहां पे लिखी होगी, मैं उसको कहता हूं एनी अदर इनकम। तो ये कुल मिला के ट्रस्ट की इनकम हम कहे ओवरऑल 5 कैटेगरी की इनकम है। ट्रस्ट की इनकम 5 सब हेड्स में डिवाइड हो गई, दैट इज कॉर्पस डोनेशन, वॉलेंट्री डोनेशन, डोनेशन इन काइंड, कैपिटल गेन्स एंड एनी अदर इनकम। ये 5 तरह की ट्रस्ट की इनकम हो गई। मैं देखो इनको समझाता हूं कि ये होता क्या है। 3 प्रकार के तो डोनेशन है, कॉर्पस, वॉलेंट्री और डोनेशन इन काइंड। तो ये है क्या तीनों, ये समझो। तो सबसे पहला आता है दैट इज कॉर्पस डोनेशन। कॉर्पस डोनेशन इज अ डोनेशन विच इज गिवन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। मैं किसी मंदिर पे गया और वहां जाके मैंने देखा कि उनका एक भोजनशाला का निर्माण चल रहा है। मुझे लगा कि बहुत अच्छा है, वहां पे जो भी भक्त लोग आएंगे उनको बैठकर प्रॉपर सुविधा मिलेगी कि वो प्रसाद ले सके मंदिर में। तो मैंने अपनी तरफ से वहां मंदिर पे डोनेशन दे दिया, दान दिया, पर इस कंडीशन पर, ये कहते हुए कि ये पैसा जो मैं दान दे रहा हूं ये भोजनशाला के निर्माण में ही खर्च किया जाए। सो इट इज अ डोनेशन विद अ स्पेसिफिक पर्पस। मैंने पर्पस बता दिया कि इस पैसे को कहां यूज करना है। अगर ऐसा होता है तो यह कहलाता है कॉर्पस डोनेशन। कॉर्पस का मतलब होता है वैसे कैपिटल, हो सकता है अकाउंट्स में आपने कभी पढ़ा हो। कॉर्पस का मतलब होता है कैपिटल। तो बेसिकली कॉर्पस डोनेशन इज समथिंग विच इज लाइक अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। इट इज गिवन विद अ स्पेसिफिक पर्पस कि आप इस पैसे को केवल इसी चीज के लिए यूज करोगे। इससे आप स्कूल के लिए बस ही खरीदोगे, इससे आप मंदिर के लिए भोजनशाला का निर्माण नहीं करोगे, लाइक दैट। ये हो गया एक कॉर्पस डोनेशन। दूसरा होता है वॉलेंट्री डोनेशन। वॉलेंटरी डोनेशन इज अ डोनेशन विच इज विदाउट एनी पर्पस। मैं कोई अनाथ आश्रम गया और मैंने देखा वहां अच्छा सब काम चल रहा है, तो मैंने अपनी तरफ से वहां 5,000 रुपए का डोनेशन दे दिया। ये नहीं बताया कि ये क्यों, मैंने कह दिया 5,000 रुपए रखो आप, और जो भी आप कर रहे हो वो सब अच्छा ही कर रहे हो। तो अपनी तरफ से मैंने उन्हें 5,000 का डोनेशन दिया एंड आई डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्पस। वो जो भी कर रहे हैं, वो जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए उसे खर्च करेंगे, वो लोग तो अच्छे ही कर रहे हैं, ये मानते हुए मैंने डोनेशन दिया। सो दैट इज कॉल्ड एज अ वॉलेंटरी डोनेशन। ठीक है, दैट इज सेकेंड। थर्ड इज डोनेशन इन काइंड।
डोनेशन इन काइंड इज अ वेरी सिंपल थिंग कि मैंने डोनेशन पैसे के रूप में नहीं दिया, मैंने डोनेशन असेट के रूप में दे दिया। जैसे अभी मैं कोई ओल्ड पीपल होम गया, बहुत बुजुर्ग लोग थे वहां पे, और मैंने देखा कि वहां उनसे पूछ लिया कि आपको क्या जरूरत है। पैसे तो नहीं दूंगा मैं, पैसे दिए तो पता नहीं उन लोगों तक पहुंचे या नहीं पहुंचे उसका फायदा। तो मैंने पूछ लिया कि सर क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि गर्मी का मौसम आ रहा है तो और कूलर की जरूरत है साहब हमारे को यहाँ पर अपने ओल्ड पीपल होम में। तो मैंने बाजार से कूलर खरीद कर उनको डोनेट कर दिया। इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी आई गेव द डोनेशन इन काइंड। सो दैट इज समथिंग विच इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ डोनेशन। कॉर्पस डोनेशन, a donation with a specific purpose. Second is voluntary donation, जहां पैसे मैंने दिए बट पर्पस नहीं बताया। और थर्ड इज डोनेशन इन काइंड, जहां पे मैंने असेट डोनेट कर दिया। अब फोर्थ, कैपिटल गेन। ट्रस्ट अपनी संपत्ति कोई भी बेचता है, मान लो उन्होंने ट्रस्ट की जमीन बेची या कोई असेट बेचे, तो असेट को बेच के जो भी इनकम होती है वो होता है कैपिटल गेन। फिक्स्ड असेट्स को बेच के इनकम, इट में भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, कोई भी असेट, फिक्स्ड असेट्स को बेच के जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन है। तो ट्रस्ट भी अगर कोई कैपिटल गेन कमाता है तो ये ट्रस्ट की इनकम है। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट, एनी अदर इनकम। मान लो वो स्कूल चला रहे हैं, तो स्कूल चला के जो प्रॉफिट होता है, उनके पास पैसा है, वो बैंक में जमा है, बैंक से ब्याज कमाते हैं, वो ब्याज की इनकम। यू कैन टेक एनी अदर एग्जाम्पल, कोई भी इनको इनकम हो रही है। कोई मकान है, हॉस्टल है उनके पास, जो हॉस्टल किराए पर देके वो इनकम कमाते हैं। धर्मशाला है, धर्मशाला में कमरे देकर वो इनकम कमाते हैं। एनी अदर इनकम, दैट इज द लास्ट कैटेगरी। तो ये इनकम है ट्रस्ट की। इन इनकम को हम ब्रॉडर सेंस में क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरी में, कॉर्पस डोनेशन एंड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। अब ये क्लासिफिकेशन का रेलेवेंस क्या है ये समझो। जहां तक बात आती है कॉर्पस डोनेशन की, कॉर्पस डोनेशन इज आउट राइटली एग्जम्प्ट, इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। द मोमेंट यू से इट इज अ कॉर्पस डोनेशन, इट इज आउट राइटली एग्जम्प्ट, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका ट्रस्ट 12AA में रजिस्टर्ड है तो कॉर्पस डोनेशन जो भी आपको मिला, जैसे ही एग्जाम में देखा, टेंशन मत लेना, इग्नोर ही कर दो उसको, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बची हुई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट पे टैक्स लगेगा। बची हुई जो इनकम है, 4 इनकम, वॉलेंट्री डोनेशन, डोनेशन इन काइंड, कैपिटल गेन्स और अदर इनकम, इन चारों इनकम पे इनकम टैक्स लगेगा। पर ये जो इनकम है, इन चारों इनकम पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा अगर आप, पूरी बात सुननी पड़ेगी, हावेवर है। वैसे तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट पर इनकम टैक्स लगेगा, पर इन पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा अगर आप या तो इस इनकम को अप्लाई कर देते हैं, P&L एप्लीकेशन, इस इनकम को आपने अपने ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर दिया, या फिर आप इस इनकम को अक्यूमुलेट कर लेते हैं। मैं समझाऊंगा, आधे घंटे समझाना है मुझे। या तो आप इस इनकम को अप्लाई कर लो या इस इनकम को अक्यूमुलेट कर लो। अप्लाई करने का भी यहां पर 2 तरीके होते हैं, एक होता है एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ इनकम और एक होता है डीम्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। डीम्ड एप्लीकेशन को मैंने काट दिया क्योंकि वो सीए इंटर में अपने कोर्स में नहीं है। अक्यूमुलेशन भी 2 तरह का होता है, एक होता है ऑटोमेटिक अक्यूमुलेशन और एक होता है अक्यूमुलेशन विद द परमिशन ऑफ एओ, विद द परमिशन ऑफ एओ। मुझे सब कुछ समझाना है इसमें से, डोंट वरी अबाउट इट, आई हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग आउट ऑफ इट। पर ये एक ब्रॉडर, जैसा कि अपन कोशिश करते हैं हर जगह कि एक फ्रेमवर्क अपन बना के रख लें और फिर उस फ्रेमवर्क को अपन समझ लें पूरा पॉइंट्स, तो अपनी बात खत्म हो जाएगी। आने वाले 20-25 मिनट में ये सारी बातें मैं समझा दूंगा
और इसके बाद अपना चैरिटी का चैप्टर खत्म हो जाएगा, वी विल बी थ्रू विथ इट। और फिर क्वेश्चंस कर सकते हो आप, कल मैंने कहा था जैकपॉट है ये, तो इसकी तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी। ये बेसिक फ्रेमवर्क है। इनकम टैक्स में एग्जम्पशन कब मिलेगा? जब 5 कंडीशंस फुलफिल होती है, मैंने बता दिया। देयर शुड बी अ ट्रस्ट और सिमिलर ऑब्लिगेशन, इट शुड बी रिटर्न, इट शुड बी पब्लिक ट्रस्ट, इट शुड बी रजिस्टर्ड विद कमिश्नर, एंड इट शुड बी होली चैरिटेबल, होली रिलीजियस। अब अगर आप रजिस्टर्ड हो, अगर ये कंडीशंस फुलफिल करते हो, तो आपको एग्जम्पशन मिल सकता है। एग्जम्पशन मिलने के लिए ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, और ये चार्ट कहता है कि कॉर्पस डोनेशन तो आउटराइटली एग्जम्प्ट है। फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, जिसमें 4 इनकम आती है, वो चारों टैक्सेबल है। हाउएवर, इफ यू वांट एग्जम्पशन, यू हैव टू ईदर अप्लाई दिस मनी, खर्च कर दो, या फिर इकट्ठा करके रख लो, अक्यूमुलेट कर लो, या एप्लीकेशन ऑफ इनकम कर दो। एप्लीकेशन 2 प्रकार की होती है, एक्चुअल और डीम्ड एप्लीकेशन। अक्यूमुलेशन 2 प्रकार का होता है, ऑटोमेटिक अक्यूमुलेशन एंड अक्यूमुलेशन विद परमिशन ऑफ एओ। अब देखो इस पूरे चार्ट में व्हाट आई विल डू इज, आई ट्राई टू वेरी सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन टू यू हाउ टू कैलकुलेट द इनकम ऑफ द ट्रस्ट, एंड फाइनली जो इनकम निकलेगी वो बताऊंगा। सबसे पहली स्टेप आपको करनी पड़ेगी, you have to calculate the income from property held under trust. सबसे पहली step 1, I will define it at length, पर ये step 1 है, ऐसा आपने नोट्स में नहीं दिया है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि एक सिस्टमैटिक वे में सोचो। step 1, calculate the income of the trust, income from property held under trust। फिर उसके बाद आपको step 2 में करना पड़ेगा ऑटोमेटिक अक्यूमुलेशन। ऑटोमेटिक अक्यूमुलेशन कैसे क्या होगा सब समझाना है मेरे को, ठीक है। फिर उसके बाद आपको स्टेप 3 में करना पड़ेगा एक्चुअल एप्लीकेशन। और ये जो स्टेप 3 आपने कर लिया एक्चुअल एप्लीकेशन, इसके बाद हम टेक्निकली कह सकते हैं कि हमारी इनकम निकल गई। स्टेप 3 के बाद का जो फिगर है वो हमारी इनकम है, और हम कह सकते हैं कि इस पे टैक्स लगेगा। स्टेप 3 के बाद का जो फिगर है उस पे हमको टैक्स लगेगा। हाउएवर, विथ द परमिशन ऑफ एओ वी कैन गो टू स्टेप 4। एग्जाम में अपना आंसर स्टेप 3 पे खत्म हो जाएगा। स्टेप 3 के बाद अपना आंसर आ गया, निकल गया, पर स्टेप 4 लिख के आनी है कि वैसे तो ये इनकम है, बट स्टेप 4 आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। दैट इज स्टेप 4। मैं समझाऊंगा, एकदम से नहीं समझ आएगा, पूरी बातें करनी है अभी। सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूं टू स्टेप 1। स्टेप 1 विच इज कैलकुलेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट निकालो। अब ये कैसे निकालोगे? तो इसका बहुत सिंपल रूल है कि देखो वो 4 इनकम का टोटल्स है, ठीक है। कौन कौन सी 4 इनकम है? वॉलेंट्री डोनेशन, डोनेशन इन काइंड, कैपिटल गेन्स और अदर इनकम। इन चारों इनकम का टोटल इज व्हाट? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। अब ये इनकम निकालते समय ये बातों का ध्यान रखना। पहली बात, कॉर्पस डोनेशन, कॉर्पस डोनेशन का क्या करना? वो एग्जम्प्ट है, तो कॉर्पस डोनेशन नॉट टू बी इंक्लूडेड। कॉर्पस डोनेशन को इंक्लूड मत करना, ये पहली कंडीशन हो गई अपनी, वो तो आउटराइटली एग्जम्प्ट है। दूसरी कंडीशन, दूसरी बात याद रखना, जब आप इनकम निकाल रहे हो तो इनकम का मतलब इनकम टैक्स में होता है प्रॉफिट, नेट इनकम। सो व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग इनकम, इट इज आफ्टर एक्सपेंसेस। सारे खर्चे आपको अलाउ हो जाएंगे, जो खर्चे आपके P&L वाले खर्चे हैं। जैसे अपने एग्जाम्पल में स्कूल था, तो स्कूल के कौन कौन से खर्चे? बस का एक्सपेंसेस, टीचर सैलरी, है ना, वो सब जो खर्चे हैं
प्रॉफिट कमाने के जरूरी खर्चे, वो सारे खर्चे माइनस कर देना। इनकम निकालनी है, नेट इनकम, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप सारे खर्चे माइनस कर देना एक्सेप्ट डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। यहां पे ट्रस्ट के चैप्टर में डेप्रीसिएशन का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, उसका लॉजिक आपको स्टेप 3 में समझ आ जाएगा। बस अभी ये करना है अपने को कि स्टेप 1 में अपने को डेप्रीसिएशन का डिडक्शन नहीं देना है, ठीक है। दैट इज सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, ये बात याद रखना जब इनकम निकाल रहे हो, नो एग्जम्पशन अंडर एनी अदर सेक्शन। सेक्शन 10 का कोई और एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। तो मान लो आपका गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में पैसा लगा है, उस पर ब्याज आ रहा है, एग्जम्प्ट नहीं होगा, ठीक है। या आपका मान लो कोई अवार्ड या रिवॉर्ड मिला है आपको, वो एग्जम्प्ट नहीं होगा। यहां पर सेक्शन 10 के बाकी सारे एग्जम्पशन भूल जाओ, अलग से कोई एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा, ऐसा लिखा है, ठीक है। दैट इज द प्रिंसिपल। तो अगर आप ये एग्जम्पशन ले रहे हो तो इट इज एक्सक्लूसिव एग्जम्पशन। ये ले रहे हो तो एक्सक्लूसिव है ये, इट एक्सक्लूड्स ऑल अदर एग्जम्पशन, इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल अदर एग्जम्पशन। अगर ये लेना है तो बाकी सब छोड़ना पड़ेगा, दैट इज द प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये तीसरी बात याद रखना। स्टेप 1, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट which is total of 4 incomes: voluntary donation, donation in kind, capital gain and other income। अब ये इनकम निकालते समय आपको याद रखना है कि कॉर्पस डोनेशन जो है वो एग्जम्प्ट है, तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। फिर अलग सारे खर्चे माइनस कर देना एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, और कोई अदर एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा। हावेवर आपको एग्रीकल्चरल इनकम का एग्जम्पशन मिलेगा, क्योंकि वो तो हमारे संविधान में लिखा है ना, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है। आप इनकम टैक्स में कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि हम एग्रीकल्चर इनकम का एग्जम्पशन नहीं देंगे। तो बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीकल्चर इनकम का एग्जम्पशन आपको मिलेगा। उसके अलावा अगर आप 13 है 13B में रजिस्टर्ड हो, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल ट्रस्ट, तो वो वाला एग्जम्पशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको पॉलिटिकल पार्टी हो तो वो एग्जम्पशन ले सकते हो, इलेक्टोरल ट्रस्ट हो तो वो एग्जम्पशन ले सकते हो, एग्रीकल्चर इनकम है तो वो है ही एग्जम्प्ट। और उसके अलावा एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का एक और कोई सेक्शन होता है, सेक्शन 1023C, अपने कोर्स में नहीं है वो, पर हाँ एक सेक्शन होता है जिसमें चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एग्जम्प्ट होते हैं। तो अगर वो कोई एग्जम्पशन है तो आप ले सकते हो। बाकी अदरवाइज आपको और कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो जो अपन ने इतनी मेहनत से वो सारे एग्जम्पशन पढ़े हैं वो वैसे मिलते हैं, पर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को नहीं मिलेंगे, ठीक है। स्टेप 1, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट हो गया। अब स्टेप 2, ये जो आपकी इनकम आई इसको आप ऑटोमेटिकली अक्यूमुलेट करोगे। अक्यूमुलेट करना मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करना मतलब रिजर्व्स में ले जाना। आपने जो पैसा कमाया, 100 रुपए कमाया मान लो, 100 रुपए पूरे मत खर्च करो, कुछ पैसा रिजर्व में ले जाओ। दे आर परमिटिंग कि थोड़ा पैसा आप रिजर्व में रख लो, भविष्य में आपको चैरिटी करने के काम आएगा वो। तो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा आप रिजर्व में रख लो ताकि आपके ट्रस्ट में कुछ पैसा पड़ा रहे, भविष्य में आपको कभी चैरिटी करने की आवश्यकता हो तो आप कर सको। फेयर बात है। व्हाट दे आर सेइंग इज कि आपकी इनकम का 15%, 15% ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, 15% of the income from property held under trust will automatically be accumulated. This is what is the proposition. 15% of income from property held under trust will be automatically accumulated. That is step
2। फिर उसके बाद आता है स्टेप 3। स्टेप थ्री में आपको क्या करना है? इट इज एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ इनकम। जो भी पैसा आपकी इनकम बच गई, अब 85% बच गई, तो जो आपकी 85% इनकम बच गई, उस 85% को आपको एक्चुअली अप्लाई करना है। यू हैव टू डू एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ इनकम। 85% has to be actually applied for your objects. And if I say actual application, I actually mean, if I say actual application, I actually mean that you have to use this money. You have to do outflow of this money. और कोर्ट्स ने कहा कि एप्लीकेशन ऑफ इनकम मतलब एवरी आउटफ्लो इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। एवरी आउटफ्लो इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। हमने जो प्रॉफिट कमाया उससे गरीब बच्चों की पढ़ाई स्पॉन्सर कर दी, इट इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। हमने जो पैसा कमाया उससे हमने गरीब बच्चों का कोई कल्याण कर दिया, उनको कोई बेनिफिट दे दिया, कोई मरीज का इलाज करा दिया, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। हमने किसी दूसरे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दे दिया, इट इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। हमने जो फिक्स्ड एसेट्स खरीद लिए, हमने पैसा कमाया उससे फिक्स्ड एसेट्स खरीद लिए, फिक्स्ड एसेट्स खरीदना भी एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। इसीलिए डेप्रिसिएशन नहीं दे रहे, क्योंकि हम पूरे फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट को इनकम में से माइनस कर देंगे। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि आपका जो असेट खरीदा वही आपका एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, उसको प्रॉफिट में से कम कर दो। देन दे आर सेइंग, व्हाट दे आर सेइंग इज, आपने अगर लोन लिया था उस लोन का रीपेमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। एवरी आउटफ्लो इज एप्लीकेशन, तो लोन का रीपेमेंट कर रहे हो वो भी एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। अगर आपने जरूरतमंद लोगों को लोन दिया तो वो लोन देना भी एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि लोन दिया तो प्रॉफिट में से कम कर लो, बाद में लोन का रीपेमेंट आया तो उसको इनकम में जोड़ लेना, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं लोन देना इज एप्लीकेशन, उसको प्रॉफिट में से कम कर लो, बाद में रीपेमेंट आएगा तो वो बच गया अपने। तो जो कमा रहे हो बस लोन दे दो, थोड़े दिन बाद वापस ले लेना, आपकी इनकम में से माइनस हो जाएगा वो। लॉ इज लाइक दैट, you have to do application of income and every outflow is an application of income. Every outflow is an application of income. That is the principle. That is step 3. जब आप step 3 करोगे, application of income करोगे, तो वैसे तो हर outflow application है, उसको आप माइनस कर देना, पर एक बात याद रखना, और वो ये है कि वाइल डूइंग एप्लीकेशन ऑफ इनकम आपको इनकम टैक्स के कोई सेक्शन है 40A(1)(a) एंड सेक्शन 40A(3), इन सेक्शन के डिसअलावेंसेस अट्रैक्ट होंगे। वाइल डूइंग एप्लीकेशन ऑफ इनकम आपको 40A(1)(a) और 40A(3) के डिसअलावेंसेस अट्रैक्ट होंगे। अब आप ये पूछोगे साहब ये डिसअलावेंस होते क्या है? बिजनेस हेड एक चैप्टर है जिसमें मैं आपको ये दोनों सेक्शन पढ़ाऊंगा, वहां से संबंधित है, अभी समझ नहीं आएगा, एक एक दिन इसमें लगता है। 40A(1)(a) पूरा एक दिन का सेक्शन है, 40A(3) पूरा एक दिन का सेक्शन है, और वो भी बिजनेस हेड में ही समझ आएगा क्योंकि वहां का सारा कैलकुलेशन है। तो वो जो भी है वो डिसअलावेंस अट्रैक्ट होंगे वाइल कैलकुलेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ इनकम। ऐसा मैंने कह तो दिया देखो, और अपनी स्टेप 3 तक हो गया, पर अभी एकदम सर्टेनिटी नहीं आती जब तक एग्जाम्पल नहीं लो। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं कि देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा। एग्जाम क्वेश्चन वुड बी समथिंग लाइक दैट, उन्होंने दे दिया कि साहब देयर इज अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, और उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को 12AA में रजिस्टर कर रखा है। इंस्टीट्यूशन की इनकम है कॉर्पस डोनेशन 20 लाख, वॉलेंट्री डोनेशन 30 लाख, फिर उसके अलावा है कैपिटल गेन 15 लाख, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, अदर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, इनकम फ्रॉम एनी बिजनेस एक्टिविटी एक्सेट्रा। अब ये जो इनकम है उसमें डेटा दिया है कि उनका टर्नओवर है 400,
एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन है 310 और डेप्रिसिएशन है 40। ठीक है, ये ऐसा डेटा दिया हुआ है। इसके बेसिस पे सबसे पहले अपने को क्या करना है कि स्टेप 1 की इनकम निकालना है। सबसे पहले स्टेप 1 की इनकम निकालना है। अब हाउ यू विल कैलकुलेट द स्टेप 1 इनकम? कॉर्पस डोनेशन का क्या करोगे? वो तो एग्जम्प्ट कर दोगे। वॉलेंट्री डोनेशन का क्या करोगे? वो टैक्सेबल करोगे। कैपिटल गेन का क्या करोगे? वो भी टैक्सेबल करोगे, है ना। दैट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। अदर इनकम क्या करोगे? टर्नओवर 400, इसको टैक्स करोगे, या इसमें से खर्चे माइनस करोगे? खर्चे माइनस करोगे क्या? डेप्रीसिएशन भी माइनस करोगे क्या? नहीं, तो आप करोगे 400 माइनस 310, तो आपका ये आ गया 90। इन तीनों का टोटल कर लो, 135। दिस इज योर स्टेप 1, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। स्टेप 1 इज डन, खत्म हो गया। अब अपन आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेटर है। आपकी ये जो इनकम आई, इसका 15% निकालो, 20.25, और इसको माइनस कर दो। इतना पैसा रिजर्व्स में ले जाओ। प्रॉफिट में से 15% रिजर्व्स में जाएगा। क्यों जाएगा? उनने लिखा है, उनका कहना है कि कुछ पैसा आप इकट्ठा करके रख लो, बाद में काम आएगा आपके ट्रस्ट में, भविष्य में लोगों का मदद करने के काम आएगा। तो 15% सीधे रिजर्व में ले जाओ। तो अभी ले गए आप 15% रिजर्व में, तो अब आ गया 114.75। ठीक है, ये आ गया स्टेप 2 के बाद की इनकम। स्टेप 3 में क्या करना है? स्टेप 3 में आपको माइनस करना है एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, पहले तो क्वेश्चन में ये इनकम दे दी, कॉर्पस डोनेशन, वॉलेंट्री डोनेशन, ऑल दिस। फिर उन्होंने कहा कि हमारे ट्रस्ट ने क्या किया, हमारे ट्रस्ट ने फिक्स्ड असेट्स खरीदे 40 लाख के। फिक्स्ड असेट्स खरीदे 40 लाख के। फिक्स्ड असेट खरीदना इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। बिना दिमाग लगाए ये 40 लाख अपन इनकम में से माइनस कर देंगे, क्योंकि इट इज ए एप्लीकेशन ऑफ इनकम। हमें एप्लीकेशन का डिडक्शन मिल जाएगा। कमाए अपन ने 114, अगर उसको खर्च कर देते तो हमको टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर हमने 40 खर्च कर दिए तो हमको टैक्स नहीं लगेगा उस पर। तो 40 जिससे हमने फिक्स असेट खरीदे वो माइनस हो जाएगा। फिर हमने डोनेशन दे दिया किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को 10 लाख। डोनेशन देना इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। हमने जरूरतमंद लोगों को लोन दे दिया 14,75,000। लोन देना इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम, प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। हमने पहले लोन लिया था, उस लोन को रीपे कर दिया 20 लाख, दैट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो ये सब हमारी इनकम में से माइनस हो जाएगा। अब हमारी इनकम कितनी? 114.75 माइनस 40 माइनस 10 माइनस 14.75 माइनस 20, ये सब माइनस होकर अपनी नेट इनकम आ जाएगी 30 आ रहा है। दिस इज आवर इनकम आफ्टर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और इस इनकम पे हमको टैक्स लगेगा। स्टेप 3 के बाद जो इनकम आई, इसके ऊपर हमको टैक्स लगेगा। पर अभी एक और स्टेप बची है, स्टेप 4, विच इज ऑप्शनल। मैंने कहा आपका आंसर तो स्टेप 3 पे ही खत्म हो जाएगा एग्जाम का, तो आपका आंसर खत्म हो गया एग्जाम का। अब आपको एक लाइन लिखनी है, एंड दैट इज स्टेप 4। स्टेप 4 इज बेसिकली कि जो आपकी इनकम बच गई, जो आपकी इनकम बच गई, वो भी आप अक्यूमुलेट कर सकते हो विद द परमिशन ऑफ एओ। अक्यूमुलेट विद द परमिशन ऑफ एओ। तो इस इनकम को भी आप इकट्ठा करके रख सकते हो विद द परमिशन ऑफ एओ। 15% तो ऑटोमेटिकली अक्यूमुलेट हो गया था। अब आप 15% के बियॉन्ड जा रहे हो। स्टेप 2 में आपने 15% अक्यूमुलेट कर लिया था, अब आप 15% के बियॉन्ड जा रहे हो, इसको भी रिजर्व्स में डालना चाहते हो। सरकार का कहना है आप खर्च करो पैसा, पर हमको लगा कि कोई जरूरतमंद ही नहीं मिला तो हम खर्च नहीं कर पाए,
या हमको लगा कि साहब हमको तो आगे अपने लिए एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है चैरिटी के लिए, तो आज ही सारा खर्च कर देंगे, तो इकट्ठा कैसे करेंगे, बिल्डिंग कैसे बनाएंगे? तो हम ये चाहते हैं कि किसी पर्पस के लिए इस पैसे को इकट्ठा कर ले, 15% के बियॉन्ड पैसा इकट्ठा कर ले। तो दैट इज स्टेप 4। एंड स्टेप 4 इज बेसिकली कि आप एओ से उसको लिख के बता दो कि साहब हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और बाद में इसको यूज कर लेंगे। उसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे वन ऑफ द कंडीशन इज कि आप ये पैसा कितने सालों के लिए इकट्ठा कर सकते हो। तो उन्होंने कहा आप एओ को बता दो कितने सालों के लिए इकट्ठा करोगे, मैक्सिमम यू कैन अक्यूमुलेट इट फॉर 5 years। सो देयर इज अ कट ऑफ कि मैक्सिमम आप 5 साल के लिए इकट्ठा कर सकते हो। दूसरी बात है, यू हैव टू इंटीमेट द एओ। एओ को आपको बताना पड़ेगा। एओ को बताने का भी एक कट ऑफ डेट है कि इस तारीख तक बताना पड़ेगा, वो है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ये अपने को बहुत पता नहीं, रिटर्न का चैप्टर पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि तारीख क्या होती है। यहां सिर्फ अभी कह रहे हैं ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक आप एओ को बता देना, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो पैसा आप इकट्ठा कर रहे हो, ये पैसा मान लो 3 साल बाद आप खर्च करोगे, तो 3 साल तक इस पैसे का क्या करोगे? ट्रस्टी को दे दोगे, घर ले जाके शेयर्स में लगा दो पैसे? 3 साल तक क्या करोगे? ये पैसा आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फंड में लगा के रखना है। 11 सबसेक्शन 5 एक सेक्शन है, उसमें उन्होंने बताया कि ये पैसा आपको बैंक में, मतलब सेफ रखना है, बैंक में रखो या कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा दो, सेफ इन्वेस्टमेंट आपको करके रखना है फॉर अ पीरियड ऑफ वॉट एवर टाइम, जितने समय के लिए आप अक्यूमुलेट कर रहे हो। तो ऐसी कुछ कंडीशंस है, और अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है तो आपको बचा हुआ पैसा भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो अभी जैसे अपना एग्जाम्पल ये है, इसमें 30 की इनकम आई, इसके बाद अपने को एक नोट लिखना चाहिए कि एज सच दिस 30 इज टैक्सेबल, हाउएवर यू कैन अक्यूमुलेट दिस 30 with the permission of AO. So this is the concept which is there. अभी देखो मैंने बताया क्या, समझो। स्टेप 1 में क्या करोगे, बस ये समझ लिया तो हो गया, अभी क्वेश्चन कर सकते हो सीधे। स्टेप 1 में क्या करोगे, यू विल कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। तो उसमें 4 इनकम पे टैक्स लगेगा, उसको निकालते समय ये याद रखना कॉर्पस डोनेशन आउटराइटली एग्जम्प्ट है। फिर आफ्टर एक्सपेंसेस सारे खर्चे माइनस करके इनकम निकालोगे, बट डिप्रिसिएशन माइनस नहीं करोगे, और अलग से किसी और सेक्शन का आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ये अपन ने बता दिया। उसके बाद दूसरा स्टेप ऑटोमेटिक अक्यूमुलेशन, जो भी आपकी इनकम है उसका 15% ऑटोमेटिकली अक्यूमुलेट कर देना। फिर उसके बाद स्टेप 3 एक्चुअल एप्लीकेशन, जहां पे आप क्या करोगे कि जो भी आउटफ्लो आपने किया वो इनकम में से माइनस कर दोगे, और उसको करते समय याद रखना कि कोई 2 डिसअलावेंस होंगे, 40A1A और 40A3। ये डिसअलावेंस आपको बियर करने पड़ेंगे, ठीक है। जो भी होते हैं ये पता नहीं क्या होते हैं, ये डिसअलावेंस होंगे। और स्टेप 4 इज फाइनली कि वैसे तो आपको उस पर टैक्स लगेगा, बट यू कैन अक्यूमुलेट दिस अमाउंट विद द परमिशन ऑफ एओ। दैट इज स्टेप 4 एंड द लास्ट स्टेप। तो ये पूरा प्रोविजन हो गया। मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं, बता दूं क्या? बता दूं? थैंक यू। राइट, लेट मी कंक्लूड, देन आई विल कम टू क्वेरीज। एक्चुअली द प्रॉब्लम कम्स आउट इज कि मैं शायद बता दूं, उसमें ही आपकी क्वेरी हो जाएगी। ऐसा मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूं, हो जाता है ऐसा कई बार कि मैं जो बताता हूं उसमें क्वेरी हो जाती है। तो अभी देखो ये 4 स्टेप्स हो गई, एक बार नोट से भी देख लो। मैंने जो पढ़ा है ऐसा नहीं कि कोई अलग से चीज पढ़ा दी, ये सब अपने नोट्स में दिया है, बस उसको मैंने स्टेप वाइज मार्कअप करके बता दिया आपको। बाकी ये सारी की सारी बातें लिखी हुई है। अब आप जब देखोगे अपने नोट्स में सबसे पहले दिया हुआ है चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बारे में। बेसिक ये तो पढ़ लिया अपन ने, व्हाट इज चैरिटेबल पर्पस, व्हाट इज रिलीजियस पर्पस। इनकम टैक्स में एग्जम्पशन लेने के लिए 5 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है, ये सब पढ़ लिया। अब कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज 27। पेज 27 पे देखो क्या लिखा हुआ है। इनकम ऑफ सच ट्रस्ट में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स: कॉर्पस डोनेशन एंड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। कॉर्पस डोनेशन रिप्रेजेंट्स
डोनेशन रिसीव्ड विथ अ स्पेसिफिक पर्पस, दैट इज अ कॉर्पस डोनेशन। फिर है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, wholly for charitable or religious purpose including voluntary donation, donation in kind, income from profits and gains incidental to the attainment of the object of the trust shall be available to the trust in respect of income earned from such business activity, ultimately any other income, मैंने उसको नाम दिया। और आखिरी है कैपिटल गेन्स। ये चारों इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है। ये मैंने आपको बताया कि अगर आप इस वाले एग्जाम्पशन को लेते हो तो आपको कोई और एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। ये लिखा हुआ है वेयर एग्जाम्पशन इज क्लेम्ड अंडर 11 to 13, नो एग्जाम्पशन अंडर एनी अदर क्लॉज ऑफ सेक्शन 10 इज अलाउड। हाउएवर 10 सबसेक्शन 1 दैट इज एग्रीकल्चर इनकम, 1023C जो कि चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का कोई और एग्जाम्पशन होता है, पॉलिटिकल और पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट वाला एग्जाम्पशन ये मिलेगा। इसके अलावा और कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। ये लिखा हुआ है। कॉर्पस डोनेशन का क्या होगा? कॉर्पस डोनेशन इज फुल्ली एग्जम्प्ट, बट उसको कोई कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाता है, कोई ऑडिट का कैलकुलेशन होता है, तो उसके लिए उन्होंने लिखा है वो फालतू की बात है, अपने को ध्यान नहीं देना है। ये जो लिखा हुआ है इतना सा, although corpus donation are fully exempt, but these are considered for limit of maximum amount which is not chargeable to tax. बेसिक एग्जम्पशन लिमिट निकालने के लिए उसको कॉर्पस डोनेशन को इंक्लूड किया जाएगा। यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का पर्पस होता है कि अगर उनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है तो उनको ऑडिट कराना पड़ता है, ऐसा कुछ होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऑडिट वगैरह के लिए इसको इंक्लूड किया जाएगा, तो वो ध्यान मत दो आप उसको, मैं कह चुका हूं कॉर्पस डोनेशन इज एग्जम्प्ट, बस यही अपना सेंटेंस है, खत्म। फिर एक्चुअल एप्लीकेशन के लिए क्या लिखा है देखो, एट द फर्स्ट इंस्टेंस नेट इनकम ऑफ द ट्रस्ट शैल बी कैलकुलेटेड। पहले तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, स्टेप 1। फॉर कैलकुलेटिंग नेट इनकम डिडक्शंस फॉर अर्निंग द इनकम मे बी ग्रांटेड, like deduction for office expenses, cost of material, salary, etc. shall be granted. Once the net income is arrived, एक बार net income आ गई, 85% of same is applied for charitable religious purposes. Following are examples of application of income. The purchase of capital assets, income tax में हम फिक्स्ड असेट्स को कैपिटल असेट्स कहते हैं, तो परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। डोनेशन टू अदर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। रीपेमेंट ऑफ लोन इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। लोन देना इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। ये लिखा हुआ है। आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, मैंने बता दिया, और आपको 40A1A और 40A3 का डिसअलावेंस ट्रिगर होगा, यह भी बता दिया। कंसेप्ट ऑफ अक्यूमुलेशन, अक्यूमुलेशन मतलब पैसा इकट्ठा करना। 15% तो ऑटोमेटिकली अक्यूमुलेट कर सकते हो, और 15% के ऊपर अगर आपको अक्यूमुलेट करना है तो यू हैव टू इंटीमेट द एओ। एओ की परमिशन से करोगे आप। एओ से परमिशन लोगे तो क्या ध्यान रखना है, एक तो एओ को आपको लिख के देना है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले लिख के देना है, पर्पस बताना है क्यों इकट्ठा कर रहे हो, कितने साल तक इकट्ठा करोगे, मैक्सिमम 5 साल तक इकट्ठा कर सकते हो, और आखिरी बात आती है कि वो पैसे को तब तक आप 11 सबसेक्शन 5 के परमिटेड इन्वेस्टमेंट्स में लगा के रखना। ये बातें याद रखनी है आपको। एंड दिस इज हाउ द इनकम ऑफ अ ट्रस्ट इज कैलकुलेटेड. So I think that is what I could have said maximum on the trust. One query which somebody is asking actually is कि सर ट्रस्ट पे रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा? रेट ऑफ टैक्स का चैप्टर अपन पहले ही पढ़ चुके। अलग से ट्रस्ट के नाम से कोई रेट ऑफ टैक्स नहीं है। अगर आपका ट्रस्ट एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उस पर सोसाइटी के रेट लगेंगे। अगर आपका ट्रस्ट सेक्शन 8 कंपनी है तो उस पर कंपनी के रेट लगेंगे।
अगर आपका ट्रस्ट, कोई ट्रस्ट है तो एओपी के रेट लगेंगे। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सेपरेटली देयर आर नो टैक्स रेट्स। अगर वो टैक्सेबल है तो टैक्स रेट क्या रहेगा, वही जो आप पढ़ चुके हो। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट कैटेगरी ऑफ पर्सन यू आर, दैट इज हाउ इट विल हैपन। यस, नाउ विद दिस सेड, यू हैड अ क्वेरी, हो गया रिजॉल्व, थैंक यू वेरी मच। सर नोट से पढ़ा दीजिए, ये क्वेरी है तो मैंने पढ़ा दिया भाई नोट से भी, थैंक यू टू यू ऑल्सो। सर ये एप्लीकेशन कौन कर सकता है? वही कर सकता है जो एलिजिबल है। एलिजिबल कौन है? जो ट्रस्ट 12AA में रजिस्टर्ड है। अगर आप 12AA में रजिस्टर्ड ही नहीं हो तो ये चैप्टर आप पे लग ही नहीं रहा है। यू कैन नॉट से हमने तो अप्लाई कर दिया। सबसे पहले यू शुड बी एलिजिबल। इफ यू फुलफिल 5 कंडीशंस देन यू आर एलिजिबल, और उसमें से एक है दैट यू शुड बी रजिस्टर्ड, तभी आप एलिजिबल हो। हाँ जी, कोई पूछ रहा था यहां से, जब 15% से 15% से ऊपर अक्यूमुलेट करोगे तो 5 साल तक ही कर सकते हो। 15% में तो कुछ भी नहीं करना है आपको, बस ऑटोमेटिक माइनस करना है कैलकुलेटर पे, कोई लिमिट नहीं है। कहां खर्च करोगे बाद में वो भी कुछ नहीं है। सर एप्लीकेशन में 85% का क्या कंसेप्ट है? तो बहुत सिंपल है, 100 में से 15 अक्यूमुलेट कर लिए तो जो बचे वो 85 ही है। 85 आपको खर्च करना है। अभी देखो विद दिस सेड, अब आप आ जाओ जरा क्वेश्चंस पे। चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के क्वेश्चंस कर लिए अपने। कब तक था बैच? 2:15, 2:10 हुआ है ना, समय 2:10 हुआ तो 2:15 तक था अपना बैच। चलो थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग मी नो कि 2:15 तक बैच था। तो मैं आपके जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आपको बता देता हूं। 3 मिनट में दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे और बस फिर छुट्टी पक्का। 3 मिनट, जितनी जल्दी आप क्वेश्चन करोगे उतनी जल्दी अपना ये खत्म हो जाएगा। तो काइंडली सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19, जल्दी से कर लो। सच में अपनी बैच जल्दी हो जाएगी, जल्दी से कर लो। क्वेश्चन 18 एंड 19 बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। Question number 18, please solve it. Answer you will see it on the screen and the answer is subject to one note which is written there. वो नोट एग्जाम में नहीं लिखोगे तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, नोट जरूर लिखना है आपको। ए 18 का आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 18, corpus donation outrightly exempt, voluntary donation taxable, income from activities of trust, खर्चे माइनस कर दिए, डेप्रिसिएशन नहीं माइनस किया, अदर इनकम 5 lakhs, इनकम आ गई 340, उसमें से 15% माइनस कर दिया, 85% बचा। 85% में से आप माइनस कर दो ऑल द एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो जो भी एप्लीकेशन ऑफ इनकम है अपन ने माइनस कर दिया, राइट। एवरी आउटफ्लो इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम, वो माइनस करके अपना आ गया 229। अब ये वैसे तो टैक्सेबल है, पर अपने को ये नोट लिखना है कि दिस अमाउंट कैन बी अक्यूमुलेटेड विद द परमिशन ऑफ एओ। एज सच इट इज टैक्सेबल, बट दिस कैन बी अक्यूमुलेटेड विद द परमिशन ऑफ
एओ। ठीक है, अब अगला वाला कर लो। 19, इनकम फ्रॉम एक्टिविटी। नाइनटीन का आंसर देखो, 19 इज बेस्ड ऑन अ रिवर्स कैलकुलेशन, वो भी समझो। 19 में हम क्या कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट से चालू करेंगे और रिवर्स थ्योरी पे चलेंगे। कभी स्कूल में आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो विल गो बाय दैट थ्योरी। जैसे अपना नेट प्रॉफिट है 76, पी एंड एल में कॉर्पस क्रेडिटेड है। आपको ये पता होगा क्रेडिट मतलब प्लस होता है क्योंकि उससे इनकम बढ़ती है, और डेबिट मतलब माइनस होता है क्योंकि उससे इनकम कम होती है। पी एंड एल में कॉर्पस क्रेडिटेड है, कॉर्पस को इनकम में इंक्लूड किया है, पर कॉर्पस तो टैक्सेबल नहीं है, कॉर्पस तो टैक्सेबल नहीं है, तो क्रेडिटेड है मतलब प्लस किया है, प्लस किया है पर प्लस नहीं होना चाहिए था, तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो यू विल डिडक्ट द कॉर्पस डोनेशन। ठीक है, दिस इज अ रिवर्स कैलकुलेशन थ्योरी। मैं एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बता रहा हूं ताकि एग्जाम में ऐसा आ जाए तो ये नहीं हो जाए कि क्या पता नहीं क्या हो गया ये। तो बहुत सिंपल है, ये कॉर्पस क्रेडिटेड है, क्रेडिट नहीं होना चाहिए था तो माइनस कर दो। एग्जम्प्ट इनकम, एग्जम्प्ट इनकम क्रेडिटेड है, सेक्शन 1035 कोई होता होगा उसमें ये इनकम एग्जम्प्ट है। क्या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को 1035 का एग्जम्पशन मिलेगा? क्या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को और कोई एग्जम्पशन मिलेगा? नहीं। तो क्रेडिटेड है, क्रेडिट होनी चाहिए, क्योंकि इनको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा तो इस पे टैक्स लगेगा। इनको अप्लाई कर सकते हैं, दे कैन अप्लाई 85%, बाकी अदरवाइज तो उनको टैक्स लगेगा ना। तो ये इनकम क्रेडिटेड है, क्रेडिट होनी चाहिए, बाद में उसमें से अपन 85% का कैलकुलेशन करेंगे। बाकी ये क्रेडिटेड है, क्रेडिट होनी चाहिए, क्या करूं, प्लस करूं या माइनस? क्रेडिट है, प्लस की हुई है, और क्रेडिट भी होनी चाहिए, तो क्या करें, कुछ भी मत करो। ठीक है, दैट इज इट। डेप्रीसिएशन डेबिटेड है, क्या चैरिटेबल ट्रस्ट को डेप्रीसिएशन मिलता है? नहीं मिलता है। अब डेबिटेड है मतलब माइनस किया है, माइनस किया है पर माइनस नहीं होना चाहिए, क्या करें, प्लस कर दो। सो यू हैव डन दिस, इट्स अ सिंपल स्कूल कैलकुलेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, दैट इज व्हाट आई हैव डन। एंड अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट है 76, कॉर्पस डोनेशन हटा दिया, उसमें से डेप्रीसिएशन ऐड बैक कर दिया। ठीक है, तो अपना आ गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट 90। ये जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है, इसमें से 15% हटा दिया तो आ गया 76.5। और स्टेप 3 में एप्लीकेशन ऑफ इनकम माइनस कर दिया, जो नीचे फुटनोट में लिखा हुआ है, डोनेशन दिया, कैंप ऑर्गेनाइज किया, फिक्स्ड एसेट्स खरीदे, एवरीथिंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो ये माइनस करके आ गया अपना नेट इनकम 12.5। बट इसके साथ भी वो लिखना मत भूलना, दिस अमाउंट कैन बी अक्यूमुलेटेड विद द परमिशन ऑफ एओ। ठीक है, ये वैसे तो टैक्सेबल है, बट दिस कैन बी अक्यूमुलेटेड विद द परमिशन ऑफ एओ। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 90। ये पहला क्वेश्चन, अगर आपको इस आंसर का स्नैपशॉट लेना हो तो और ये दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन किसी का क्वेरी ये है कि सर म्यूचुअल फंड डिविडेंड डिडक्ट क्यों नहीं किया। अभी देखो क्वेश्चन में लिखा है कि वो एग्जाम्प्ट था, कोई सेक्शन होगा अपन ने तो पढ़ा नहीं, पर उनने लिखा है कि वो एग्जाम्प्ट था। अब अगर वो एग्जाम्प्ट था तो भी वो एग्जाम्प्ट नहीं है ना, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं कि चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को और कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। तो अगर वो एग्जाम्प्ट भी होगा तो भी वो एग्जाम्प्ट नहीं है, पी एंड एल में क्रेडिटेड है और एग्जाम्प्ट नहीं है मतलब टैक्सेबल है, तो उसको माइनस नहीं करेंगे, ऐसा है। ठीक है, चलो ये हो गई बात। विद दिस वी आर थ्रू विथ इट, थैंक यू वेरी मच।
बाद वाला क्वेश्चन अलग है, नहीं वो आएगा नहीं आपको, कंसेप्ट मेरे को पढ़ाना है, कल पढ़ाऊंगा, उसके बाद करेंगे अपन। क्वेश्चन 20 अभी नहीं पढ़ा अपन ने, कंसेप्ट नहीं पढ़ा। 17 नंबर का क्वेश्चन बचा है अपना, कल वो भी डिस्कस कर लेंगे और ये भी कर लेंगे ना, ये दोनों चीजें करके अपना एग्जाम्ड इनकम वाला चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो, गुड आफ्टरनून। कल आपने पेनल्टी लगवा दी? किसने लगवाई फिर? निखिल सर ने मास्क नहीं पहना था क्या? जब वो लोग आए मास्क नहीं पहना हुआ था?